अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी फाइनल टर्म की MTA 622 की, जिसका पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट नंबर 1 देख लें, क्योंकि अगर आपके इनिशियल जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे तो फिर ही आपको आगे से समझ आ सकेगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ ए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी। लेकिन अगर उससे पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि रिजिड बॉडी क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमने देखा ये एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, आप इसकी किसी भी साइड से कोई फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से लगा रहे हैं या यहाँ से लगा रहे हैं, इसके ऑल पार्ट्स में इक्वल मास रहेगा, चाहे आपने फोर्स लगाई है, ठीक है, या नहीं लगाई। तो ये है एक बेसिक सा कंसेप्ट था रिजिड बॉडी का। लेकिन अगर बात करें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम की, तो हमारे पास जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किसी भी सिस्टम की या रिजिड बॉडी की, तो इसमें नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो है ना वो उसकी ज़रूरत होती है, जो हमारे टोटली सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। अब रिजिड बॉडी 3D स्पेस होती है, जिसमें 3 लाइंस को वो एक्सप्लेन करता है। अगर हमने किसी भी रिजिड बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी हो तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, DOF। अब D का मतलब है डिग्री, O का मतलब ऑफ और F का मतलब फ्रीडम। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इज़ इक्वल टू 6n माइनस C। अब C जो है वो इंडिपेंडेंट आपके पास कोऑर्डिनेट है। n जो नंबर ऑफ़ टर्न्स लगा लें या नंबर ऑफ़ रोटेशंस लगा लें, किसी बॉडी ने जितनी ली है नंबर ऑफ़ रोटेशंस, अब उसके बाद जो है 6। अब इसमें आप नंबर ऑफ़ रोटेशन पुट करेंगे और C की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम का, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है पोजीशन वेक्टर का, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम को हमने L से रिप्रेजेंट किया, ऑफ सिंगल पार्टिकल का क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर R का, एंड लीनियर मोमेंटम है P का ऑफ द पार्टिकल। तो एक और बात आ जाती है, जो हाँ ये जो P है लीनियर मोमेंटम, वो इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट है M और V का। M बेसिकली इसकी मैंने आगे से रिप्रेजेंटेशन भी लिखी है, वैसे आता तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छे से आती है तो आप लिख दें। मे बी वो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन आंसर से जो है ना वो स्टार्टिंग पे क्वेश्चंस हैं तो वो रीड आउट करे, तो उससे लगा कि आपका जो ओवरऑल पेपर है वो काफ़ी अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया है, मतलब इम्प्रेशन अच्छे पड़े हैं आपके पेपर पे। अब P जो है ना उसमें डॉट प्रोडक्ट है M और V का। M जो है ना बेसिकली यहाँ मास है, और V जो है वो वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल, और R जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का। अब उससे आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन को मैं रीड नहीं कर रही क्योंकि रीड करने पे टाइम लग जाएगा। तो फ़िलहाल गिवन डेटे पे चलते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्वेश्चन में क्या वो पूछ रहे हैं। गिवन डेटे में सबसे पहली चीज़ है मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो दिया था, उसने मास 1 है 65 kg, और इसी के साथ जो वेलोसिटी है, ठीक है, V1 है वो है 2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है कह रहा है व्हाट वेलोसिटी डज दिस सेकंड। अब आपने दूसरे ऑब्जेक्ट की सेकंड वेलोसिटी निकाली है, बल्कि दूसरे ऑब्जेक्ट का वैल्यूज़ उसने आपको मास जो है ना वो दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल है 70 kg के, और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हम एक टोटल मोमेंटम जो है ना, वैसे अगर हम बात करें टोटल मोमेंटम 0 के इक्वल होता है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम भी 0 के इक्वल है और फाइनल भी 0 के इक्वल है। अब इसके साथ एक और चीज़ भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ले लेंगे हम यहाँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन
अच्छा, अब हम जो है ना इनकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास m1 की भी गिवन थी जो 65 के इक्वल थी, गिवन डेटे में हमने मेंशन की है। v1 की वैल्यू 2 थी प्लस m2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 70 है और v2 हमने फाइंड करना है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 130 आ गया इक्वल टू 70 v स्क्वायर। v2 जो है ना वो इधर आ जाएगा, यहाँ ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो गया, ये इधर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, तो आंसर हमारा जो है ना वो आ जाएगा -1.857 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड या मीटर ओवर सेकंड भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हमने नीचे लिख दिया है, आगे आप उसने जो आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएं कि वेलोसिटी क्या है सेकंड ऑब्जेक्ट की, तो आप बता दें उसे कि v2 जो है ना वो इक्वल है -1.857 मीटर पर सेकंड, जिसके मीन्स है कि वो इट मूव टू लेफ़्ट विद ए वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 1.686 मीटर पर सेकंड। यहाँ जो माइनस का साइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो लेफ़्ट साइड की है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें है कि आप एक यूलर थ्योरम बताएं कि यूलर थ्योरम्स क्या है। तो हम यूलर थ्योरम जो बेसिकली है वो रिजिड बॉडी को एक्सप्लेन करता है। तो हमें पता है कोई भी रिजिड बॉडी 3D डिमेंशनल होती है, मतलब उसकी डिमेंशन जो है ना वो 3D होती है। अब 3D डिमेंशंस का मतलब है कि ऐसी रिजिड बॉडी जो 3 लाइंस को एक्सप्लेन करे, मतलब आपके तीनों एक्सिस को एक्सप्लेन करे, एक्स वाई जी को। तो आपकी फर्स्ट लाइन एक्स, सेकंड वाई और जो थर्ड वाली है वो जी। 3D स्पेस की आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें जो है 3D स्पेस के हम ऊपर भी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट या पैरामीटर होते हैं जो हमारे सिस्टम को या हमारे सिस्टम की सारी ओरिएंटेशंस को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, ओरिएंटेशन बेसिकली एक्सप्लेन को ही बोलते हैं। आप एक्सप्लेन यूज़ कर लें, ओरिएंटेशन यूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। कहता है इसका मतलब ये है कि जो रोटेशन हो रही है किसी भी बॉडी की वो रिप्रेजेंट करेगी कि 3 इंडिपेंडेंट एंगल्स को। अब हमें पता है अगर हमारी बॉडी 3 डिमेंशनल स्पेस है तो सीधी सी बात है जहाँ यही 3 डिमेंशन 3 एंगल्स बनाएंगे, वो कौन से होंगे एक्स वाई जी। तो इन्हीं एंगल्स को हम बोलेंगे यूलर एंगल्स। अब इस अदर टर्म्स में आ जाएं कि अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टफ़ है आपके लिए या आप इतना नहीं कर सकते, तो सिंपल फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हैं, एनी ओरिएंटेशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए सेट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट रोटेशनल पैरामीटर्स। मतलब अगर आप ये वाली चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, शॉर्ट टाइम है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका एक और थ्योरम है चेलेस्ली थ्योरम्स। अब इस थ्योरम को देख लेते हैं। ये थ्योरम स्टेट करता है हमारी रिजिड बॉडी की मोशन को, और रिजिड बॉडी की मोशन जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है 2 टाइप्स की। एक है प्योर रोटेशनल ऐसे मोशंस होती हैं जो जहाँ एक बॉडी या तो वो स्ट्रेट में या आप के सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, वैसे रोटेशनल मोशन हम ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट मूव करे। फॉर एग्जांपल आप झूले देखे होंगे जो बिल्कुल दायरा नुमा होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि अगर हम झूले के अंदर बैठे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन होता वो सर्कल की शेप में है। तो मतलब ऐसी जो मोशंस होती हैं उन्हें हम रोटेशनल मोशंस बोलते हैं। उससे आगे बात की जाए रोटेशंस की, तो जब भी हमारे एक्सिस को पास करेगा, एक्सिस से पास करेगा या किसी पॉइंट से पास करेगी वो बॉडी, तो उसे हम कहेंगे जी ये है उसके 1 रोटेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब उससे अगला आ जाता है, अच्छा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 में है हमने एक एक्सप्रेशन लिखना है। क्वेश्चन को मैं रीड नहीं कर रही, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। हम सीधा एक्सप्रेशन पे चलते हैं, आंसर्स पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस अबाउट एन इट्स एक्सिस ऑफ द सिमेट्री इज गिवन बाय, तो वो होगा 2/5 m²। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसे काफ़ी डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस हो तो स्टूडेंट क्वेश्चन को आंसर्स को देख के परेशान हो जाते हैं। रीड आउट करना तो एक
और चीज़ है। अब हम बात करें, एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ हेमिस्फेयर को और ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर को। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है यूज़ करना है आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फाइंड करना है एम डॉट आई ऑफ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर अबाउट ए लाइन ऑफ द सरफेस ऑफ टू सिलेंडर एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब हम अगर बात करें अपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है ना वो इक्वल होता है न्यू हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको और इसमें हम ऐड करते हैं एम डी स्क्वायर। डी बेसिकली डिस्टेंस है किसी भी मतलब मास का उसके सेंटर से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सेंटर है और यहाँ हमारा एक जो बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस डिस्टेंस को हम न्यू एक्सिस पे काउंट करते हैं। अब एक और चीज़ आ जाती है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब हमारे पास सेंटर पे है होती है वैल्यूज़ 1/2 mr², और वैसे डी की जगह हम रेडियस काउंट करते हैं, इसको डिस्टेंस सॉरी नहीं पढ़ते। जो हमारे एक बाउंड्री पॉइंट से लेके जो मिड तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं। इसको हम डी की जगह आर यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, एक एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आ गया 3 mr²/2। तो हमने 3/2 को अलग करके लिख दिया मैंने और mr² को अलग लिख दिया। मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमने एम आई फाइंड करना है सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस का। अगर हम बात करें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो वैसे एक जनरल फार्मूले की बात करूँ मैं तो वो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल का अपर पॉइंट होता है ए और लोअर पॉइंट होता है डी आई शेल के। अब डी आई शेल जो है ना वो इक्वल है हमारे पास R3, जी ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है R3 टू m/a² dr। अब इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको अलग कर देते हैं, हमने क्या किया 2ma/a² को हमने अलग कर दिया और ये r की क्यूब और dr इसका हम इंटीग्रल लेंगे। तो जब भी हम किसी वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो अगर इसकी पावर 3 है तो इसमें एक ऐड करेंगे और इसी को हम नीचे ला के भी डिवाइड करेंगे। मतलब इसी पावर को अगर हमने 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गया और इसी 4 को हमने नीचे ला के भी ऐड किया। अब इसके बाद आगे आ जाता है, हमने जो इंटीग्रेशन के अपर और लोअर पॉइंट्स हैं उनको ऐड जो है ना बारी बारी पुट करेंगे। एक दफ़ा हमने ए को पुट किया, फिर माइनस दरमियान में लाजमी लगाना है, फिर हम ज़ीरो को पुट करेंगे। तो ये अगर हम ज़ीरो को करेंगे तो आंसर जो है ना यहाँ हमारा ज़ीरो ही रहेगा। हम ज़ीरो को ही कैलकुलेट नहीं करते तो बाकी इधर आ जाएगा A4/4। अब ये कटिंग हो रही है तो कटिंग होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा M A की 4 और नीचे आ जाएगा, ये भी कटिंग हो जाएगी 2 4 है तो 2 कैंसिल हो गए, बाकी 2 ही रह गया। तो हाँ यहाँ आंसर आ जाएगा M A की 2/2। तो हमारी एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कुछ इस तरह आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। कह रहा है अगर R और P आपके पास गिवन हो तो आप फाइंड करें एंगुलर मोमेंटम को। तो अभी हमने प्रीवियस इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। एंगुलर मोमेंटम इक्वल होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट R और P का। R जो है उसकी वैल्यू भी उसने गिवन दी है, P की वैल्यू भी उसने गिवन। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम इसे हमेशा जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं वैसे लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट हो तो फिर तो हम ज़रब देंगे ना, I को I वाले के साथ, J को J वाले के साथ। अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? हम इन्हीं चीज़ों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना होता है तो हम क्या करेंगे, आई और जे और के वाले कंपोनेंट को लिखेंगे तरतीब वाइज। जैसे ये आर है तो आर की हम सेकंड रो बनाएंगे जिसमें हमारे पास आई वाले कंपोनेंट भी हैं लेकिन जे वाले भी हैं और के वाले कंपोनेंट नहीं है तो उसकी जगह हमने 0 लगा दिया। इसी के बाद जो है पी वाली उसकी थर्ड रो बनाएंगे जिसमें हमारे पास आई वाले कंपोनेंट भी हैं, जे वाले भी हैं और के वाले नहीं है तो उसकी जगह आप
ज़ीरो लगा देंगे। अब हम इनका डिटर्मिनेंट को मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिया आई वाले कंपोनेंट को, ठीक है। तो इसी की ये वाली रो सारी, मैं सॉरी इस तरह गंदा हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा, ये वाली रो और यही कॉलम को कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बच गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये वाली चीज़ बच गई, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आगे ले रहे हैं हम जे के। अब जो दरमियान वाला होगा, जैसे जे है, तो इसके साथ हमने माइनस ज़रूर लगाना है, पहले वाले के साथ भी प्लस और लास्ट वाले के साथ भी प्लस। अब अगर हमने जे लिया तो फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो जो है ना टोटली कैंसिल होगी, ठीक है। और इसी तरह बाकी ये वाली चीज़ बच गई, तो मैंने इधर लिख दी है। अगर मैं प्लस के ले रही हूँ तो ये वाला कॉलम, ठीक है, और ये वाली रो ही कैंसिल होगी और नीचे ये वाली जो है ना वो बच जाएंगी चीज़ें। अब हमने मज़ीद इनका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा, इनको करूँ तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं सिंपल यही कहूँगी कि मेरे पास जो है ना वो के वाला कंपोनेंट बच जाएगा। अब है इनको मैं क्या कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको और इसको, ठीक है। और दरमियान में जो साइन है वो आप माइनस का लगाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हो गया था कॉस स्क्वायर और इधर हो गया साइन स्क्वायर। हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जैसे बी एम और एंगुलर वेलोसिटी। बाकी हमारे पास जो है ना वो कॉस स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी टी प्लस ए साइन स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी टी जो है ना वो बच जाएगा। उसे अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें जो है वो एक सरफेस के बारे में बता रहा है कि जिसका एरिया जो है ना 2πr/dr है एंड सरफेस का एनुलस जो है वो इक्वल है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। R2 में से R1 निकाला और कह रहा है फाइंड करें आपने मास dm वेयर द मास ऑफ डिस्क इज़। बेसिकली इसमें आपने मास निकालना था। अगर हम डिस्क की बात करें तो वो इक्वल होता है m/πr² के। और अगर हम इसमें जो उसने आपको एरिया गिवन दिया है उसकी वैल्यूज़ पुट करें तो अगर हमने dm की वैल्यू निकालनी है तो हमें डिस्क का पता होना चाहिए, डिस्क की वैल्यूज़ क्या है। इसके बाद जो है ना वो da पता होना चाहिए जो उसने आपको गिवन एरिया दिया हुआ है। हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया। कटिंग के बाद जो है ना हमारा आंसर कुछ dm का इस तरह आ जाएगा 2mr² r और di। मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब कह रहा है आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखने हैं, राइट इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द कंजर्वेशन फोर्स। मतलब ऐसी चीज़ें लिखे जो कंजर्वेशन फोर्स फील्ड के लिए ज़रूरी हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फोल्ड फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका क्रवल जो है वो उसके रीजन के पास होना चाहिए। अगर तीसरी बात करूं तो इसमें कोई भी होल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही 3 कंडीशंस थी, एक थी नो होल वाली, एक ओरिजिन वाली और एक उसका जो फोर्स है क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल हो। आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की जो क्वेश्चन की बार है वो काफ़ी लेंथी है, तो मैं इस चीज़ को रीड नहीं कर रही, आपने इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। आंसर जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हमने काफ़ी दफ़ा ऊपर भी रीड किया है। मास एलिमेंट क्या है हमारे पास, अगर dm की बात की जाए तो वो इक्वल होता है m/a dx। और इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ फार्मूले हैं, ये आपने खुद याद करने अच्छे से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो था इसमें वो ये था, मैंने कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, हमने इन कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इधर आएगा x, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसी की पावर में एक ऐड होगा और वही चीज़ डिवाइड होगी। फिर हमने ज़ीरो और a को जो है ना वो अंदर आपने एक एक दफ़ा जो है वो अप्लाई करना है। कटिंग होने के बाद जो है हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/3 ma²। 1/3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, m उसका मास है, a जो है ना उसका रेडियस आप काउंट कर सकते हैं। इसके फाइनल टर्म के 2 ही पार्ट्स थे। मुझे उम्मीद है ये आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे।
अगर फिर भी कहीं से कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे इसी चैनल के बायो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।